ट्रेन ड्रीम्स कहानी रॉबर्ट ग्रेनियर की जिंदगी की है, जो एक अनाथ बच्चा होकर आइडाहो के जंगलों में बड़ा हुआ। वह कई सालों तक कठिन मेहनत करता है, लकड़ी काटता है और रेलरोड पर काम करता है, लेकिन अपनी पत्नी ग्लैडिस और बेटी केट को एक आग में खो देता है। ट्रेन ड्रीम्स की कहानी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये कहानी एक आदमी रॉबर्ट ग्रेनियर की जिंदगी के बारे में है, जो 80 सालों तक आइडाहो में रहता है। हम उसकी जिंदगी के सफर को देखेंगे 1900 से लेकर 1968 तक। रॉबर्ट जब छोटा था तो वो बोनर्स फेरी आइडाहो आया था। उसके पास कोई परिवार नहीं था। उसकी परवरिश कैसे हुई ये नहीं बताया गया है। रॉबर्ट ने स्कूल में थोड़ा सा समय बिताया, लेकिन जल्दी ही पढ़ाई छोड़ दी। उसके पास कोई मार्गदर्शन नहीं था और वो जो भी काम मिलता करता रहता। उसने जिंदगी को बहुत मुश्किलों में बिताया। उसके पास कोई खास कौशल नहीं था और ना ही वो किसी लक्ष्य के साथ जी रहा था। बस दिन ब दिन जीता गया, बिना किसी दिशा के। फिर उसकी जिंदगी में बदलाव आता है जब उसे ग्लैडिस होल्डिंग नाम की लड़की मिलती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। शादी के बाद वे मोरी नदी के पास एक जगह चुनते हैं, जहां वे अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए एक लकड़ी का घर बनाते हैं। रॉबर्ट और ग्लैडिस मिलकर ये घर खुद बनाते हैं। वे पेड़ काटते हैं, लकड़ियां छीलते हैं और उन्हें दीवारों और छत बनाने के लिए जमाते हैं। ये घर बहुत साधारण होता है, लेकिन सर्दियों के लिए मजबूत होता है। कुछ समय बाद ग्लैडिस गर्भवती हो जाती है और एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम केट रखा जाता है। अब रॉबर्ट के पास एक पत्नी और बेटी की जिम्मेदारी है। अब वह एक परिवार का हकदार है और उसे उनके लिए काम करना है। रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए स्पोकाने इंटरनेशनल रेलवे में काम मिल जाता है। रेलवे के निर्माण का काम बहुत खतरनाक होता है। काम करने वाले लोग बारिश, धूप, सर्दी में ट्रैक बिछाते हैं और नदी के किनारे से गुजरते हुए जंगलों से होते हुए रेल की पटरियां लगाते हैं। काम करने वाले लोगों में अलग अलग लोग होते हैं, कुछ सफेद लोग, कुछ आप्रवासी और कुछ चीनी मजदूर, जो सबसे खतरनाक काम करते हैं। काम के कैंप बहुत ही कठोर होते हैं और कभी कभी इन जगहों पर हिंसा भी हो जाती है। एक दिन जब रॉबर्ट पुल बनाने का काम कर रहा था, वह एक बहुत ही बुरी घटना देखता है। कुछ सफेद मजदूर एक चीनी मजदूर पर हमला कर देते हैं। हमले का कारण साफ नहीं है, हो सकता है यह नस्लीय नफरत हो या कोई निजी झगड़ा हो या बस किसी तरह की क्रूरता हो। सफेद मजदूर उस चीनी आदमी को पकड़ते हैं और उसे पुल से नीचे फेंक देते हैं। रॉबर्ट उस आदमी को गिरते हुए देखता है। वह आदमी नदी या खाई में गायब हो जाता है। रॉबर्ट कभी नहीं जान पाता कि वह आदमी जिंदा बचा या नहीं। घटना बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। काम जारी रहता है। कोई भी उस घटना पर बात नहीं करता। कोई अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आता। इस दूरदराज के जंगल में इस हिंसा का कोई परिणाम नहीं होता। लेकिन रॉबर्ट उस दृश्य को भूल नहीं पाता। वह चीनी मजदूर का चेहरा उसके दिमाग में चिपक जाता है। वह दिन के समय उस आदमी का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखने लगता है। रात को उसे बार बार सपने आते हैं, जिसमें वह चीनी मजदूर रेलवे ट्रैक पर खड़ा होता है और ट्रेन उसकी ओर आ रही होती है। ये दृश्य और बुरे सपने रॉबर्ट को रेलवे के काम को छोड़ने के बाद भी परेशान करते रहते हैं। आखिरकार रॉबर्ट लकड़ी काटने का काम करने लगता है। आइडाहो के जंगलों में लंबी पाइन और फर के पेड़ बहुत कीमती होते हैं। लकड़ी काटना एक मौसमी काम है, जो साल के खास महीनों में होता है। रॉबर्ट को जंगल के गहरे हिस्सों में स्थित लकड़ी काटने के कैंपों में जाना पड़ता है, जो कभी कभी उसके घर से कई मील दूर होते हैं। वह दूसरे लकड़ी काटने वालों के साथ खराफ बंक हाउस में रहता है। वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करते हैं, विशाल पेड़ काटते हैं और लकड़ी को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करते हैं। कैंप अस्थायी होते हैं। वे तब शिफ्ट होते हैं जब लकड़ी काटने वाले अलग अलग जंगलों के हिस्सों को साफ करते हैं। यह मौसमी काम रॉबर्ट को कई हफ्तों या महीनों तक घर से दूर रखता है। इन लंबे समय तक दूर रहने के दौरान उसे ग्लैडिस और केट बहुत याद आते हैं। लेकिन लकड़ी काटने का काम बाकी कामों से ज्यादा पैसे देता है, इसलिए वह अपने परिवार की मदद के लिए इन लंबे अंतरालों को स्वीकार करता है। कैंपों में रॉबर्ट कई अलग अलग लोगों से मिलता है। कुछ अनुभवी लकड़ी काटने वाले होते हैं, जो उसे काम की तकनीक सिखाते हैं। कुछ लोग रात के समय कैंप फायर के पास कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोग अकेले रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर बातचीत पर अपना असर डालते हैं। रॉबर्ट एक लकड़ी काटने वाले आदमी आन पीपल्स से खास दोस्ती कर लेता है। वे नियमित रूप से एक साथ काम करते हैं और ऐसे दोस्ती बनाते हैं जो उन लोगों के बीच होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, खासकर जब वे खतरनाक काम कर रहे होते हैं। लकड़ी काटना एक बहुत ही खतरनाक काम है। रॉबर्ट अपने कैंपों में कई दुखद घटनाएं देखता है। एक घटना में एक लकड़ी काटने वाले आदमी को एक विजिलेंट, अपने हाथ से बदला लेने वाला, द्वारा मारा जाता है। वह विजिलेंट उस आदमी को मारने आया था जिसने उसके भाई को मारा था। रॉबर्ट नहीं जानता कि वह लकड़ी काटने वाला आदमी सच में हत्यारा था या उसे गलत पहचाना गया। लेकिन वह विजिलेंट उसे लकड़ी काटने के कैंप में ढूंढकर मार देता है, बदला लेने के लिए। रॉबर्ट इस घटना को अपनी आंखों से देखता है। एक और घटना तब होती है जब एक विशाल पेड़ गलत दिशा में गिरता है। कई काम करने वाले लोग वहां खड़े होते हैं जहां पेड़ गिरता है। भारी पेड़ गिरने से कई लोग एक साथ दबकर मर जाते हैं। उन्हें वहीं दफनाया जाता है जहां वे मरे थे, जो दूरदराज के कैंपों में सामान्य था। किसी ने पास के पेड़ पर बूट की जोड़ी ठोक दी ताकि उन लोगों की कब्र का निशान बने। यह उन पुरुषों के लिए एक साधारण स्मारक था जो घर से बहुत दूर मरे थे।
रॉबर्ट के लिए सबसे बुरा नुकसान तब होता है जब उसका दोस्त आर्न पीपल्स मारा जाता है। वे दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं जब एक बड़ा शाखा पेड़ से टूटकर गिरता है। भारी शाखा सीधे आर्न पर गिरती है और उसे तुरंत मार डालती है। रॉबर्ट उसी वक्त वहां खड़ा होता है, लेकिन वह अपने दोस्त को बचा नहीं पाता। ये सारी मौतें रॉबर्ट की यादों में जमा हो जाती हैं, हिंसा, दुर्घटनाएं और वो लोग जिनसे वह जानता था जो जंगल में मर गए। जैसे जैसे रॉबर्ट बूढ़ा होता है, वह घर के पास काम ढूंढना चाहता है ताकि वह अपने परिवार के पास रह सके। वह नहीं चाहता कि अपनी पूरी जिंदगी दूर दूर के लकड़ी काटने के कैंपों में काम करने में बिताए। लेकिन यह समय मुश्किल है। पहली विश्व युद्ध के बाद ग्रामीण इलाकों में आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। बॉनर्स फेरी के पास काम बहुत कम होते हैं। अच्छा काम ढूंढना जो उसे घर के पास रखे और अच्छी कमाई भी दे लगभग नामुमकिन हो जाता है। रॉबर्ट और ग्लैडिस अपनी स्थिति पर चर्चा करते हैं और एक योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि वे अपनी जिंदगी को खुद आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। वे अपने घर के पास की जमीन पर खेती करेंगे। वे अपना खाना खुद उगाएंगे और शायद बची हुई फसलें बेचेंगे। इससे बड़ी योजना के तहत वे अपने घर पर एक छोटा सा लकड़ी मिल बनाने का फैसला करते हैं। अगर उनके पास अपना मिल होगा तो रॉबर्ट लकड़ी को वहीं पर प्रोसेस करके दूर दराज के कैंपों में जाए बिना उसे बेच सकेगा। यह योजना शुरू करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है। रॉबर्ट एक और लकड़ी काटने का मौसम काम करने का फैसला करता है ताकि वे पैसे इकट्ठा कर सकें। इस आखिरी सीजन के बाद वह घर लौटेगा और वे अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, खेती करेंगे, मिल चलाएंगे और पास में रहेंगे। रॉबर्ट दूर दराज के लकड़ी काटने के कैंप के लिए निकलता है, यह सोचकर कि यह आखिरी बार है जब उसे महीनों तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन जब रॉबर्ट काम कर रहा होता है, एक आपदा आ जाती है। उनके घर के पास जंगल में एक अग्निकांड, जंगल की आग लग जाती है। आइडाहो के सूखे जंगलों में गर्मियों के अंत में जंगल की आग लगना आम बात है। जब आग लगती है तो वह तेजी से फैलती है और हजारों एकड़ जंगल को जला देती है। आग उस इलाके से गुजरती है जहां रॉबर्ट और ग्लैडिस ने अपना घर बनाया था। जब रॉबर्ट अपना काम खत्म करके घर लौटता है तो उसे लगता है कि वह अपने परिवार से मिलेगा और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, लेकिन वह वहां केवल तबाही पाता है। उनका लकड़ी का घर पूरी तरह से जल चुका है। कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ जले हुए लकड़ी के टुकड़े और राख जो जमीन पर फैली हुई है। उनके घर के आसपास के पेड़ भी जलकर काले और मरे हुए हैं। जो कुछ भी रॉबर्ट और ग्लैडिस ने मिलकर बनाया था वह सब खत्म हो चुका है। लेकिन जला हुआ घर सबसे बुरा नहीं है। ग्लैडिस और केट गायब हैं। रॉबर्ट बेतहाशा जलने के बाद के मलबे और आसपास के जंगल में उनकी खोज करता है। वह बार बार उनके नाम पुकारता है। वह हर जगह देखता है जहां उसे लगता है कि वे हो सकते हैं, लेकिन उसे उनका कोई पता नहीं मिलता, न उनकी लाशें, न कोई निशान कि वे कहां गए, कुछ भी नहीं। ग्लैडिस और केट जैसे गायब हो गए हैं। रॉबर्ट नहीं जानता कि क्या वे आग से बचकर कहीं जिंदा हैं या क्या वे आग में मर गए। वह बिल्कुल खाली हाथ है, न घर, न परिवार, न कोई जवाब। रॉबर्ट गहरे दुख में डूब जाता है। जो कुछ भी उसने प्यार किया था और जिसके लिए उसने मेहनत की थी वह सब एक ही आपदा में खत्म हो गया। रॉबर्ट के दुख के सबसे अंधेरे समय में उसका दोस्त इग्नेटियस जैक उसके पास आता है। जैक रॉबर्ट को साथी बनकर देता है जब रॉबर्ट मुश्किल से कुछ कर पा रहा होता है। वह रॉबर्ट को खाने, चलने और तुरंत की तबाही से आगे सोचने में मदद करता है। जैक की मौजूदगी रॉबर्ट को पूरी तरह से हारने से रोकती है। जैक के समर्थन से रॉबर्ट एक निर्णय लेता है। वह उसी जगह पर अपना घर फिर से बनाएगा। शायद वह इसलिए घर बनाना चाहता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि ग्लैडिस और केट वापस आएंगी और उन्हें वहां मिलेगा। शायद घर बनाना बस वह तरीका है जिससे रॉबर्ट जानता है कि वह कैसे जीवित रह सकता है। रॉबर्ट नए लकड़ी काटने और उसी जगह पर नया घर बनाने का काम शुरू कर देता है जहां पुराना घर था। इस बार वह अकेले काम करता है, न कि ग्लैडिस के साथ। काम अब धीमा और बहुत अकेला है, लेकिन यह उसे कुछ करने का मौका देता है, हर दिन जीने का एक कारण देता है। अपने घर को फिर से बनाने के बावजूद रॉबर्ट अपनी जिंदगी को पहले जैसा नहीं बना सकता। वह फिर से लकड़ी काटने का काम करने लगता है क्योंकि यही उसे आता है, लेकिन अब सब कुछ बेकार सा लगता है। वह अब परिवार का पालन करने या भविष्य के सपनों के लिए पैसे बचाने के लिए काम नहीं कर रहा। अब वह बस समय बिताने के लिए काम कर रहा है। जब रॉबर्ट लकड़ी काटता रहता है तो उसे महसूस होता है कि अब वह यहाँ फिट नहीं है। जंगल में उसके पहले के समय से अब बहुत कुछ बदल चुका है। नई तकनीकें आ गई हैं, स्टीम से चलने वाली मशीनें और मोटराइज्ड औजार जो लकड़ी काटने के तरीके को बदल देती हैं। कुछ वह पुराने तरीके जो रॉबर्ट ने सालों तक सीखे थे अब पुरानी हो रही हैं। कैंपों में काम करने वाले लोग भी अब अलग हैं। वे जवान हैं, नई पीढ़ी के लोग जिनकी सोच थोड़ी कड़ी होती है। अब सब कुछ बदल चुका है। रॉबर्ट को लगता है कि वह पुराने समय का आदमी है जो अब इस नए तरीके से काम करने वाले जंगल के माहौल में नहीं समाता। रॉबर्ट को यह महसूस हो जाता है कि उसका समय जंगल में अब खत्म हो चुका है, तो वह तय करता है कि वह लकड़ी काटना छोड़ देगा। वह बॉनर्स फेरी लौट आता है और वहाँ एक घोड़ा गाड़ी चलाने का काम ले लेता है, जिससे वह शहर के लोगों को अलग अलग जगहों पर ले जाता है। गाड़ी चलाने के दौरान रॉबर्ट की मुलाकात क्लेयर थॉम्पसन से होती है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका की वन सेवा के लिए काम करती है और वन सर्वे करने के लिए बॉनर्स फेरी आई है। रॉबर्ट उसे उसके काम के लिए अलग अलग जगहों पर ले जाता है।
क्लेयर शिक्षित और पेशेवर होती है और वह पश्चिमी जंगलों के प्रबंधन में बढ़ती सरकारी भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती है। वह रॉबर्ट के साथ दोस्ताना व्यवहार करती है और उसे प्रोत्साहन देती है। उसकी सधी हुई और शांत शख्सियत में कुछ खास पहचानती है। हालांकि वह शहर में काम करता है, रॉबर्ट की असली जिंदगी जंगल में होती है। वह अक्सर अपने घर के आसपास के जंगल में चलता रहता है, पुराने रास्तों पर चलकर और आसपास के जंगलों की खोज करता है। इन रास्तों पर चलते हुए रॉबर्ट कभी कभी महसूस करता है कि वह ग्लैडिस और केट की आत्माओं को महसूस कर सकता है। वह उनकी मौजूदगी को पेड़ों में, शाखाओं में बहती हवा में और उन शांत पलों में महसूस करता है जब वह पूरी तरह से अकेला होता है। ये एहसास उसे अपनी खोई हुई परिवार से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। एक रात जब रॉबर्ट अपने घर में था, कुछ अद्भुत होता है। वह केट को देखता है। वह घर में घायल हालत में आती है, उसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं। वह अब बड़ी हो चुकी है, वह बच्ची नहीं रही जो उसने आखिरी बार देखी थी। लेकिन रॉबर्ट को पूरी तरह से यकीन है कि यह उसकी बेटी है जो वापस आई है। रॉबर्ट धीरे धीरे केट की चोटों का इलाज करता है। वह उसके घावों पर दवाइयां लगाता है और उसे आराम देता है। वह बहुत भावुक हो जाता है, उसकी बेटी जिंदा है और रास्ता ढूंढते हुए वापस आई है। वह उसे बिस्तर पर लिटाता है और पास बैठकर रात भर उसकी देखभाल करता है। लेकिन रात के दौरान रॉबर्ट को तेज और उलझन भरे सपने आते हैं। जब सुबह होती है और वह जागता है तो वह केट को ढूंढता है और कुछ नहीं मिलता। जहां उसने चोटों का इलाज किया था वहां कोई पट्टी नहीं है। बिस्तर पर किसी के सोने का कोई निशान नहीं है। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि केट कभी वहां थी। रॉबर्ट को यह मानना पड़ता है कि केट का दिखना शायद एक दृश्य या भ्रम था। उसकी छुपी हुई चाहत ने उसे ऐसा कुछ महसूस कराया जो पूरी तरह से असल लग रहा था। इस समझ के बावजूद रॉबर्ट एक मजबूत निर्णय लेता है। वह घर में हमेशा के लिए रहना जारी रखेगा। वह उसे अपना घर बनाए रखेगा, क्योंकि अगर कहीं केट जिंदा है और कभी वापस आना चाहती है तो उसे वहां मिलेगा जहां वह इंतजार कर रहा है। वह घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो शायद केट उसे ढूंढने आए और उसे न पाकर मायूस हो जाए। साल गुजरते जाते हैं। रॉबर्ट बूढ़े हो जाते हैं। दशकों की कठिन शारीरिक मेहनत ने उनके शरीर को थका दिया है। उनके आसपास की दुनिया बहुत बदल जाती है। नई तकनीकें आती हैं। समाज बदलता है। आइडाहो का वह दूरदराज जंगल अब अमेरिकी समाज से ज्यादा जुड़ता जा रहा है। जो चीजें रॉबर्ट के बचपन में असंभव लगती थीं, अब सामान्य हो गई हैं। रॉबर्ट कभी कभी ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे से स्पोकेन जाते हैं, वही रेलवे सिस्टम जिसने कई दशकों पहले उन्हें एक अनाथ बच्चे के तौर पर आइडाहो लाया था। एक दिन जब रॉबर्ट शहर जा रहे होते हैं तो वह कुछ अद्भुत देखते हैं। वह टीवी पर अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन के अंतरिक्ष में उड़ान भरने का समाचार देखते हैं। इंसान अब पृथ्वी से बाहर जा चुके हैं और ग्रह के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। यह दिखाता है कि दुनिया कैसे बदल चुकी है, जबकि रॉबर्ट अपनी शांत, लगभग उसी तरह की जिंदगी जीते हुए आइडाहो के जंगलों में अपनी कुटिया में बैठा है, एक ऐसी बेटी का इंतजार कर रहा है जो कभी वापस नहीं आएगी। एक वसंत के दिन बूढ़े रॉबर्ट एक अजीब फैसला करते हैं। वह बाइप्लेन 2 इंजन वाला विमान में उड़ने का फैसला करते हैं। आसपास के इलाके में कोई विमान राइड्स दे रहा था और रॉबर्ट ने उड़ान का अनुभव लेने का मन बनाया। रॉबर्ट छोटे बाइप्लेन में चढ़ जाते हैं। पायलट इंजन चालू करता है और विमान उड़ान भरता है, आसमान में ऊपर जाता है, जहां रॉबर्ट ने अपनी पूरी 80 साल की जिंदगी जंगलों और पहाड़ियों के बीच बिताई थी। पायलट विमान में घूमकर आकाश में कलाबाजियां करता है। विमान आकाश में मुड़ता और घूमता है, यह एयरबेटिक मनूवर कर रहा होता है। जैसे ही बाइप्लेन ये जटिल हिलोरे लेता है, रॉबर्ट का संतुलन बिगड़ जाता है। ऊपर और नीचे का फर्क खत्म हो जाता है। जमीन और आसमान उसकी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। वह यह नहीं समझ पाता कि किस दिशा में क्या है। इस गड़बड़ी की हालत में जब रॉबर्ट हवा में लटकते हुए आइडाहो के दृश्य के ऊपर घूम रहे होते हैं, उनका मन पुरानी यादों से भर जाता है। उनकी पूरी जिंदगी के दृश्य और आवाजें एक साथ उनके दिमाग में चलने लगती हैं। वह बहुत सारे लोग देखता है, ग्लैडिस का मुस्कुराता हुआ चेहरा, छोटी केट का घर के पास खेलते हुए, आर्म पीपल्स का उसके साथ जंगल में काम करना, रेलवे पर काम करने वाले चीनी मजदूर का चेहरा, शाम को कैंप फायर के पास लकड़ी काटने वाले लोग, इग्नेटियस जैक का उसे सहारा देना और क्लेयर थॉम्पसन का उसे उत्साहित करना। वह बहुत सी जगहें देखता है, मोरी नदी के पास उनका बनाया लकड़ी का घर, वो रेलवे पुल जहां उसने काम किया, जंगल में गहरे जंगल में लकड़ी काटने के कैंप, आग के बाद जले हुए मलबे, जंगल में वो रास्ते जहां वह आत्माओं की तलाश में चलता था। ये सारी यादें रॉबर्ट के दिमाग में बहकर आती हैं, जैसे ही विमान बसंत की हवा में गोल गोल घूमता है। बहुत सालों बाद, शायद ग्लैडिस और केट को खोने के बाद पहली बार रॉबर्ट को कुछ गहरा महसूस होता है। जब वह आकाश में घूमते हुए ऊपर और नीचे का फर्क भूल जाता है और जब उसकी यादें उसके दिमाग में बहती हैं, तो रॉबर्ट महसूस करता है कि वह जुड़ा हुआ है। वह अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ महसूस करता है, उन लोगों से जिन्हें उसने प्यार किया, उन पुरुषों से जिनके साथ उसने काम किया, उस जमीन से जिस पर वह रहता था, अपनी पूरी 80 साल की जिंदगी से। कहानीकार हमें बताता है कि रॉबर्ट ग्रेनियर ने 1968 के नवंबर में अपने घर में सोते हुए अंतिम सांस ली। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसने आइडाहो के जंगलों में 8 दशकों तक जिंदगी बिताई। उसके कोई वारिस नहीं थे, केट कभी वापस नहीं आई और उसके कोई और बच्चे नहीं थे। लेकिन कहानी फिर से उस बसंत के दिन के पास लौट आती है जब रॉबर्ट बाइप्लेन में था।
जैसे ही रॉबर्ट आकाश में घूम रहा था, ऊपर और नीचे का फर्क खोकर उसकी जिंदगी की सारी यादें उसके दिमाग में बहने लगी। उसने आखिरकार अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ महसूस किया। वह जुड़ाव आकाश में उड़ते हुए आइडाहो के जंगलों के ऊपर एक बड़ी चीज का हिस्सा होने का गहरा एहसास रॉबर्ट ग्रेनियर का आखिरी तोहफा था। वह एहसास कि वह पूरी तरह से जुड़ा हुआ था और कहीं न कहीं अपनी खोई हुई जिंदगी और अकेलेपन के बाद उसने यह महसूस किया